बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? ठीक हैं? विंटर वेकेशंस आप लोगों ने खूब इंजॉय कर ली। अब होपफुली उसमें कुछ ना कुछ पढ़ा भी होगा। अब वापस हम अपने रूटीन की तरफ आते हैं, वही लेक्चर्स दोबारा से। एक तो आप लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, ज़ाहिर है मेरे पास क्लास के नंबर सेव नहीं है। मैडम कल हमारा लेक्चर होगा। अब हमें आपकी क्लास के अलावा भी कुछ क्लासेस के लेक्चर्स लेने होते हैं, तो अपना हमेशा जब भी टीचर को मैसेज करें, अभी आप लोगों का चूँकि फ़र्स्ट सेमेस्टर है तो हम लोग आपके नाम से भी फेमिलियर नहीं हैं, इसलिए जब भी टीचर्स को मैसेज करें साथ अपना सेमेस्टर मेंशन करें, डिसिप्लिन मेंशन करें, क्योंकि हमारे आईटी से बाहर भी हो सकता है कि कोई लेक्चर हो। तो आप अपना डिसिप्लिन और अपना सेमेस्टर मेंशन करें, फिर क्वेश्चन पूछें कि हमारा लेक्चर होगा, हमारा टेस्ट होगा, नहीं होगा। टेस्ट की आप लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर कन्फ्यूजन फैला दी। टेस्ट ऐसा था कि बीएस बॉटनी में टेस्ट है 4th चैप्टर का। वो लोग भी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, और सेम यूट्यूब चैनल पे मैं आपके और उनके लेक्चर्स डालती हूँ। उनका भी फर्स्ट सेमेस्टर है, हम नामों से फेमिलियर नहीं हैं। अब बच्ची मैसेज करती है, मैडम मैं शाजिया हूँ, कल हमारी क्लास होगी। अब मेरी जाने बला के ये शाजिया जो है ये कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, किस क्लास की स्टूडेंट है, कल इसकी क्लास होगी कि नहीं होगी, किस टाइम टेबल में ये लाई करती है। तो इसके नतीजे में आप 4th आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो यूनिट है उसका टेस्ट होगा। ठीक है, कल आप लोग उसे प्रिपेयर करेंगे। जो जो टॉपिक्स कवर कराए हुए हैं टेस्ट में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर दूँगी, और आप उसके मुताबिक टेस्ट करेंगे या उस पर अपलोड कर देंगे, गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देंगे। आज हमने विंटर वेकेशन से पहले हम डेटाबेसेस वाला यूनिट कर रहे थे, तो थोड़ी सी अपनी मेमोरी को रिकॉल करें। थोड़ा सा मैं अपनी मेमोरी को रिकॉल करती हूँ कि हमने क्या कुछ पढ़ा था और क्या कुछ आपका इस यूनिट पे कवर करना भी बाकी है। तो कुछ चीज़ें जो हमने रिमेनिंग इस चैप्टर में से कवर करनी है, उनमें से एक डेटाबेस मॉडल्स है। डेटाबेस मॉडल की आपने डिटेल नहीं करनी, सिर्फ इन मॉडल्स के नेम और एक एक दो दो लाइंस की डेफिनेशन के इन मॉडल्स में इनफैक्ट क्या चीज़ होती है। अच्छा, ये सब आप लोगों को पता है कि डेटाबेस क्या है। डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डाटा। तो डेटाबेस मॉडल क्या है? डेटाबेस मॉडल in fact consist of all the rules and standards that define how database organizes data. मुख्तलिफ डेटाबेसिस में, मुख्तलिफ टाइप की डेटाबेसिस में डाटा को मुख्तलिफ तरीके से अरेंज किया जाता है, और डेटाबेस मॉडल डिफ़ाइन करता है, डिस्क्राइब करता है कि हम किसी पर्टिकुलर डेटाबेस में डाटा को किस तरीके के साथ अरेंज करेंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम मॉडल्स में चेंजेस आती जाती हैं। लाइक इन द बिगिनिंग द मॉडल्स वर हिरारिकल। तो डेटाबेसेस जो थी वो हिरारिकी में। हिरारिकी का क्या मतलब होता है? आमतौर पे हिरारिकी का मतलब हम लेते हैं अ ट्री लाइक ऑर्गेनाइजेशन, अ ट्री लाइक सेटिंग ऑफ द डाटा। तो हिरारिकल डाटा में रिकॉर्ड्स को हम हिरारिकी में, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है उसमें हम सेव करते हैं। आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। हमारे पास जो है एक हमारे पास रूट नोड और सेगमेंट होगा, उसके नीचे फिर उसकी सब टाइप्स होंगी किसी पर्टिकुलर एंटिटी की। टॉप हर एंटिटी इसमें नोड कहलाएगी। टॉप मोस्ट नोड इसमें हमारे पास रूट कहलाएगा। उसके बाद उसके दो पार्ट्स हैं, दो टाइप्स हैं, दो चाइल्ड्स हैं। हायर लेवल नोड को हम पेरेंट कहते हैं, लोअर लेवल नोड को हम चाइल्ड कहते हैं। अब एक पेरेंट के एक से ज़्यादा चाइल्ड भी हो सकते हैं, लेकिन एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट होगा। इस तरीके के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हिरारिकल डेटाबेस मॉडल कहलाती है। अब इसमें थोड़ी सी चेंज, मतलब जब टाइप्स ऑफ डाटा चेंज हुई, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में ये डाटा बेस मॉडल इस्तेमाल होने लगा, तो उसके बाद ये फील किया गया कि हिरारिकल डेटाबेस मॉडल एनफ नहीं था टू रिप्रेजेंट आल टाइप ऑफ डाटा। तो फिर हमने एक नई टाइप ऐड की जो नेटवर्क डेटाबेस मॉडल था। हिरारिकल एंड नेटवर्क डेटाबेस मॉडल आर ऑलमोस्ट सिमिलर। डिफरेंस इसमें यह है कि नेटवर्क डेटाबेस मॉडल में एक चाइल्ड के दो पेरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, हिरारिकल में एक पेरेंट के दो चाइल्ड हो सकते थे, लेकिन एक चाइल्ड के दो पेरेंट नहीं हो सकते थे, जबकि नेटवर्क में ऐसा हो सकता है। आजकल हम इस्तेमाल जो करते हैं वो है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। रिलेशन इज़ इक्विवेलेंट टू टेबल इन कंप्यूटर। तो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल वो है जिसमें हम अपना सारा डाटा इन फॉर्म ऑफ टेबल्स स्टोर करते हैं।
हर चीज़, हर एंटिटी के बारे में हम एक टेबल बना लेते हैं। लाइक अगर हमने कॉलेज का डाटा सेव करना है तो एक टेबल में हम स्टूडेंट्स का डाटा सेव कर लेंगे। टेबल आपको पता है कि कम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम से बनता है, उसमें कुछ रोज़ होती हैं, कुछ कॉलम होते हैं। स्टूडेंट का जो जो पर्टिकुलर हमने सेव करने हैं, लाइक उसका रोल नंबर सेव करना है, उसका नेम सेव करना है, ठीक है, उसकी एज सेव करनी है, उसके मार्क्स सेव करने हैं, ये सारा का सारा डाटा हम एक टेबल में डाल लेंगे। एग्ज़ाम्पल आपकी बुक में दी हुई है, जिस तरीके के साथ कार की दी हुई है, या स्टूडेंट के रोल नंबर की दी हुई है, नेम की दी हुई है, क्लास की दी हुई है, हम एक अदर टेबल बना देंगे। और आजकल आप लोग पढ़ रहे हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच चल रही है, तो हम ऑब्जेक्ट की सूरत में भी डाटा सेव कर सकते हैं। ठीक है, आपने सिर्फ इतनी 2-4 चीज़ें टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल के आपको नाम पता होने चाहिए। फिर हम आते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ, डेट इज़ कीज़। हमने अब पढ़ना है कीज़ के बारे में। तो की क्या होती है? ये जो मेरे पास बुक सॉफ्ट फॉर्म में है, ये थोड़ा सा ओल्डर वर्जन है, ठीक है। तो इस ओल्डर वर्जन में जो तरतीब होगी वो डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू जो आपकी बुक है उसकी तरतीब से। तो कंटेंट्स आलमोस्ट सेम ही हैं। हमने आज पढ़ना है की के बारे में। अब आप लोगों को जो हम डेटाबेसेस क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डाटा, करंटली रिसेंटली या जो हम पढ़ रहे हैं, हम रिलेशनल डेटाबेसेस को पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है कि इसमें डाटा हमारा टेबुलर फॉर्म में सेव होगा, टेबुलर फॉर्म में सेव होगा, रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में, रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में सेव होगा। लाइक एग्जांपल हम ले रहे थे स्टूडेंट्स की, आपकी क्लास के 50 या 60 जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सब का डाटा हम एक एक रो में, रोल नंबर 1 का हम टेबल की फर्स्ट रो में सेव कर दें, रोल नंबर 2 का सेकंड में, रोल नंबर 3 का थर्ड में। तो अब हमें डाटा हमारे पास मौजूद है। अगर हमने उस स्टूडेंट के डाटा को एक्सेस करना हो, दोबारा स्टूडेंट्स का डाटा निकालना हो, तो हम कैसे स्टूडेंट्स के उस डाटे को दोबारा से एक्सेस करेंगे? हमने कोई मॉडिफिकेशन करनी है, हमने कोई व्यू करना है, हमने उस स्टूडेंट का डाटा एक्सेस करना है, तो हम किस तरीके के साथ एक्सेस करेंगे? तो हमारे पास जो रोज़ होती हैं उनको हम टपल बोलते हैं, जो कॉलम्स होते हैं उनको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। स्टूडेंट का डाटा सेव करना है तो पहला कॉलम होगा रोल नंबर, वो एक एट्रीब्यूट है। फिर नेम, वो एक एट्रीब्यूट है। उसके बाद उसकी क्लास, वो एक एट्रीब्यूट है। मार्क्स इन एफएससी, वो एक एट्रीब्यूट है। उसकी अटेंडेंस कितने % है, ये एक एट्रीब्यूट है। तो हर कॉलम एक एट्रीब्यूट है। हमें किसी एक ऐसे एट्रीब्यूट की ज़रूरत होती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, जो यूनिकली बता सके, जो डिफरेंट हो, मतलब वो पूरे टेबल की हर रो में जो एट्रीब्यूट डिफरेंट हो। अब एक क्लास में एक नाम के 2 स्टूडेंट हो सकते हैं ना। लाइक कोई क्लास है तो उसमें आयशा नाम की 2 स्टूडेंट्स हो सकती हैं, दोनों का फादर नेम भी सेम हो सकता है। आयशा सदीका नाम की 2 स्टूडेंट्स किसी क्लास में हो सकती हैं, देयर इज़ क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। एफएससी में दोनों के मार्क्स भी सेम हो सकते हैं, बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक क्लास में 2 स्टूडेंट्स के रोल नंबर सेम नहीं हो सकते। तो वो एट्रीब्यूट, वो कॉलम जो एक रो को दूसरी रो से डिस्टिंग्विश करेगा, या जिसकी बेस पे हम डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो हमारे पास कहलाता है की। और इस केस में वो कौन सी की होगी? वो की होगी रोल नंबर। यही प्राइमरी की डेफिनेशन है। एन एट्रीब्यूट आर सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो आर रिकॉर्ड इन अ रिलेशन इज नोन एज प्राइमरी की। रो को हम रिकॉर्ड भी कहते हैं, तो वो हमारे पास प्राइमरी की कहलाएगी। एक एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट का सेट जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे किसी रिकॉर्ड को, वो हमारे पास क्या कहलाएगी? वो हमारे पास कहलाएगी प्राइमरी की। अब प्राइमरी की जो हमारे पास है, ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट भी हो सकता है। मतलब आपकी क्लास में रोल नंबर सबके यूनिक होंगे। रोल नंबर 1 आप ही होगे, आपकी क्लास का में 2 बच्चों का रोल नंबर 1 नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम पूरे कॉलेज का डाटा इकट्ठा करें तो अब क्या मसला होगा? पूरे कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का डाटा इकट्ठा करेंगे तो बीएस मैथ में भी रोल नंबर 1 होगा, ओके, बीएस केमिस्ट्री में भी रोल नंबर 1 होगा। फिर क्या होगा? यहाँ पे हम डिपार्टमेंट और रोल नंबर को मिलाकर प्राइमरी की बनाएंगे। सेट ऑफ एट्रीब्यूट, मतलब 2 एट्रीब्यूट यूज़ होंगे, रोल नंबर और नेम, जिनको मिला के हम क्या करेंगे? हम प्राइमरी की बनाएंगे।
इसी तरीके के साथ अगर हम पूरे आईटी डिपार्टमेंट का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो थर्ड सेमेस्टर में भी रोल नंबर 1 होगा, फिफ्थ में भी होगा, सेवन्थ में भी होगा। इस सिनेरियो में सेमेस्टर और रोल नंबर मिल के हमारे पास प्राइमरी की बनेंगे। तो प्राइमरी की हमारे पास क्या है कि हर एक रिलेशन का क्या मतलब है, टेबल, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी। ईच वैल्यू इन प्राइमरी की एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक। अगर हर वैल्यू यूनिक नहीं है तो फिर प्राइमरी की का पर्पज़ ही फोत हो जाएगा, उसकी मदद से हम डाटा को डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पाएंगे। प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू। नल वैल्यू का क्या मतलब होता है, ब्लैंक नहीं हो सकती। प्राइमरी की अगर ब्लैंक नहीं हो सकती, ये प्राइमरी की के एट्रीब्यूट है। तो जो आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है, स्टूडेंट्स है, रोल नंबर है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, फ़ोन है, तो इसमें प्राइमरी की क्या है, रोल नंबर। उसके बाद प्राइमरी की का टॉपिक आपका डाटा बेसिस में इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपके पास है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की का क्या मतलब है, कैंडिडेट का मतलब होता है उम्मीदवार, कि हमारे पास एक से ज़्यादा हो सकते हैं एट्रीब्यूट जिनकी मदद से जिनको हम प्राइमरी की बना सकें। ठीक है, कि हमारे पास किसी भी रिलेशन में एक से ज़्यादा ऐसे एट्रीब्यूट हो सकते हैं जिनको हम प्राइमरी की बना सकें। तो वो सारे एट्रीब्यूट जो प्राइमरी की बन सकते हैं वो कैंडिडेट की कहलाते हैं। मतलब वो सारे के सारे प्राइमरी की बनने के लिए, वो सारे के सारे प्राइमरी की बनने के उम्मीदवार होते हैं। सारे के सारे इनमें से किसी को भी हम प्राइमरी की बना सकते हैं। उन कैंडिडेट की में से एक को तो हम प्राइमरी की बना लेंगे, और जिनको प्राइमरी की नहीं बनाएंगे उन कैंडिडेट्स की को, वो कहलाएंगे हमारे पास आल्टरनेट की। लाइक हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड, आप लोगों ने एडमिशन लिया, अब आप सारे लोग यूनिवर्सिटी से रजिस्टर हो जाओगे, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी यूनिक होगा। प्राइमरी की क्या है कि प्राइमरी की यूनिक होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। हर रिकॉर्ड में प्राइमरी की वैल्यू किसी भी दूसरे रिकॉर्ड में प्राइमरी की वैल्यू जैसी नहीं होनी चाहिए। तो तमाम बच्चों का रोल नंबर यूनिक होगा। इसी तरीके के साथ तमाम के तमाम लोगों की क्या चीज़ यूनिक होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर भी। अगर हम एनआईसी नंबर लेते हैं तो एनआईसी नंबर भी रिकॉर्ड में सेव करते हैं, तो ऑफकोर्स सारे के सारे स्टूडेंट का एनआईसी नंबर भी यूनिक होगा। तो ये एनआईसी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कैंडिडेट की कहलाएंगे। इनमें से हम रोल नंबर को चूज़ करेंगे बिकॉज रोल नंबर छोटा होगा, आप लोगों के लिए याद रखना आसान होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर या CNIC नंबर आप लोगों के लिए याद रखना, उसके अगेंस्ट सारा कुछ करना मुश्किल हो जाएगा। तो कैंडिडेट की क्या है, वो दो या दो से ज़्यादा कीज़ जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ प्राइमरी की, दोज आर कॉल्ड कैंडिडेट की। और जिस किसी को हम एज अ प्राइमरी की यूज़ कर लेंगे, जो बाकी होंगी वो हमारे पास इस्तेमाल होंगी एज आल्टरनेट की। अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि समटाइम्स हमारी प्राइमरी की एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट से मिलके बनती है। लाइक अगर हम सारे डिपार्टमेंट्स के फर्स्ट सेमेस्टर के रिकॉर्ड को इकट्ठा मैनेज करें न्यू कमर्स का, तो क्या होगा कि हमें रोल नंबर के साथ डिपार्टमेंट के नेम को एज अ प्राइमरी की लेना पड़ेगा, रोल नंबर और डिपार्टमेंट का नेम मिल के प्राइमरी की बनेगा। इसी तरीके के साथ अगर हम IT डिपार्टमेंट के सारे स्टूडेंट्स का डाटा सेव करना चाहते हैं तो रोल नंबर और सेमेस्टर मिल के हमारे पास प्राइमरी की बनेगा। तो अगर आपकी प्राइमरी की एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल हो तो वो हमारे पास कहलाती है कंपोजिट की। यहाँ पे भी रोल नंबर और सब्जेक्ट की जैसे एग्जाम्पल दी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास फॉरेन की। फॉरेन की हमारे पास क्या होती है, फॉरेन की दो रिलेशंस को जोड़ने के काम आती है, दो टेबल्स को जोड़ने के काम आती है। डेटाबेस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमें रेप्लिकेशन ऑफ डाटा नहीं करनी पड़ती। स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपकी एग्जांपल में आपको स्टूडेंट रिकॉर्ड की हम ले रहे हैं। स्टूडेंट का रिकॉर्ड कॉलेज में मेन एडमिन ऑफिस में पड़ा हुआ होगा, हर स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, फादर नेम, जो भी इंफॉर्मेशन आपने फॉर्म पे दिया वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर होगी। अब डिपार्टमेंट स्टूडेंट की सिर्फ कंसर्न्ड इन्फॉर्मेशन उठाएगा। कंसर्न्ड इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट की क्या होगी, FSC में आपके सब्जेक्ट, आपके मार्क्स, नेम और रोल नंबर। उसके बाद क्या होगा, लाइब्रेरी वाला के पास क्या इन्फॉर्मेशन होगी, रोल नंबर, आपका नेम, और उसके बाद क्या होगा, बल्कि उनको नेम की भी ज़रूरत नहीं है, वो आपका रोल नंबर लेंगे, सेशन लेंगे और आपका डिपार्टमेंट लेंगे। तो रोल नंबर मेन टेबल में
ठीक है। जहाँ पे मेन आपका टेबल, जहाँ पे आपका डाटा पड़ा हुआ है, वहाँ रोल नंबर विल एक्ट एज अ प्राइमरी की। उसके अलावा सारे के सारे टेबल्स में रोल नंबर एज अ फॉरेन की आएगा। रोल नंबर का क्या काम होगा कि वो जोड़ेगा, लिंक करेगा आपके इस टेबल को दूसरे टेबल से। तो फॉरेन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि फॉरेन की इज़ एन एट्रीब्यूट, अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन whose values match a primary key in an other relation। तो जिस वाले रिलेशन में हमारे पास फॉरेन की क्रिएट होती है उसको हम डिपेंडेंट और चाइल्ड रिलेशन कहते हैं, और जिसकी तरफ वो रेफ़र करती है वो पेरेंट रिलेशन है। अब यहाँ पे पेरेंट रिलेशन कौन सा होगा? पेरेंट रिलेशन वो टेबल होगा जो आपके एडमिन ऑफिस में बना हुआ है। तो ये की जो है वो कनेक्ट करती है इन दोनों रिलेशंस को। हम का वहाँ से मतलब प्राइमरी की जो है आपकी रोल नंबर वो डिपार्टमेंट के टेबल में एज अ फॉरेन की इस्तेमाल हो रहा है। लाइब्रेरी वालों के पास भी वो एज अ फॉरेन की इस्तेमाल हो रहा है। डिपार्टमेंट वाले या लाइब्रेरी वाले इसमें कोई तब्दीली करने के मजाज नहीं है। एडमिन ऑफिस इसमें तब्दीली करेगा तो करेगा। कुछ पॉइंट्स फॉरेन की के रेफरेंस से ये हैं कि इट हैज़ द सेम नेम एज द प्राइमरी की फ्रॉम विच इट वाज रेफर्ड। लाइक हर जगह पे इस एट्रीब्यूट का जो भी नेम होगा वही होगा। The field specification of the primary key from which it was copied have to be the same for the foreign key too। सेम स्पेसिफिकेशन के साथ हमारे पास फॉरेन की इस्तेमाल होगी। इसके अलावा हमारे पास एक सेकेंडरी की भी हो सकती है जिसकी मदद से हम क्या करें, हम सॉर्ट आउट कर लें। प्राइमरी की से हट के भी हमारे पास, फॉरेन की से हट के हमारे पास सेकेंडरी की होती है। इसके अलावा हमारे पास सॉर्ट और कंट्रोल की होती है जिसके ज़रिए सॉर्टिंग हो सके। लाइक आपके मार्क्स इन इंटर या आप सेकंड सेमेस्टर में आ जाओगे तो आपके मार्क्स इन फर्स्ट सेमेस्टर हमारे पास इस्तेमाल होंगे फॉर सॉर्टिंग पर्पसेस। कीज़ के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने करना है रिलेशनशिप का। अब हमने ये देख लिया कि हमारे पास मुख्तलिफ टेबल्स, मुख्तलिफ रिलेशंस हैं डेटाबेसेस के अंदर। अब हम देखते हैं कि उन मुख्तलिफ रिलेशंस के दरमियान में, उन मुख्तलिफ टेबल्स के दरमियान में किस किस तरह का रिलेशनशिप हो जाएगा। जब इंटरेक्शन होगी तो उनके दरमियान में रिलेशनशिप हो जाएगा। ये रिलेशनशिप 1 to 1 भी हो सकता है, 1 to many भी हो सकता है, many to many भी हो सकता है। 1 to 1 तब होगा कि जब दो टेबल्स के दरमियान, तब 1 to 1 रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा जब फर्स्ट टेबल के हर रिकॉर्ड के अगेंस्ट सेकंड टेबल में एक रिकॉर्ड मौजूद हो। फर्स्ट टेबल के हर रिकॉर्ड का मतलब है हर रो के अगेंस्ट सेकंड टेबल में भी एक ही रो मौजूद हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, 1 to 1 रिलेशनशिप। एग्जाम्पल 1 to 1 रिलेशनशिप की आपकी बुक में दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। एम्प्लॉय है, ठीक है, नेम है, ज्वाइनिंग है, सैलरी है। अब ये हम जो एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे थे, स्टूडेंट है। हर स्टूडेंट जो है, एक स्टूडेंट का डाटा पड़ा हुआ है एडमिन ऑफिस में, एक डिपार्टमेंट में और एक लाइब्रेरी में। इन तीनों टेबल, मेन टेबल आपका पेरेंट टेबल पड़ा हुआ है आपका एडमिन ऑफिस में, और डिपार्टमेंट में जो टेबल पड़ा हुआ है, दोनों के दरमियान 1 to 1 रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। 1 to 1 रिलेशन का क्या मतलब है, वहाँ एक एंट्री के अगेंस्ट यहाँ पे भी एक ही एंट्री होगी। लेकिन ये हो गया आपका 1 to 1 रिलेशनशिप। इसके अलावा हमारे पास 1 to many रिलेशनशिप भी है। 1 to many रिलेशनशिप तब होगा जब हम कोर्सेज का कोई रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। कोर्सेज का कोई रिकॉर्ड मेंटेन होगा तो देखिए, आप में से आप लोग 6 कोर्सेज पढ़ रहे हैं। एक स्टूडेंट के अगेंस्ट कितने कोर्सेज हैं, 6। तो अगर हमने कोई कोर्सेज का टेबल बनाया हुआ है तो स्टूडेंट और कोर्स के टेबल के अगेंस्ट के दरमियान में क्या होगा, स्टूडेंट और कोर्स के दरमियान में 1 to many का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। 1 to many का रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि एक स्टूडेंट के अगेंस्ट एक से ज़्यादा कोर्सेज होंगे तो ये 1 to many रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। बुक में आपकी एग्जांपल दी हुई है, आप लोग रीड आउट करेंगे तो आपको ये भी समझ आ जाएगी। उसके बाद मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट टेबल के एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट दूसरे टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड्स पाए जा सकते हैं। इसी तरीके के साथ दूसरे टेबल के एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट भी पहले टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड्स पाए जा सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बड़े दिनों के बाद आपने स्टार्ट किया हुआ है, तो बाकी हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में कवर करेंगे।